नमस्कार, पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। इस समय हमारा लोकतंत्र ऐसा बार-बार लगता है कि न जाने क्यों एक बहुत बड़े दुष्चक्र में फँस गया है। अब वह दुष्चक्र कुछ सांस्कृतिक है, कुछ राजनीतिक है, कुछ वैश्विक परिस्थितियों के कारण है। समझ में नहीं आता कि भारत अपनी समस्याओं का हल कैसे निकाले। समस्याएँ बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज बात करना चाहते हैं वोट बैंक की राजनीति पर। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का अपना महत्व है और राजनीतिक विश्लेषण भी लगभग चुनावी विश्लेषण बनकर रह जाता है। हालाँकि सोचना चाहिए कि सिर्फ चुनाव ही तो राजनीति नहीं है, यह राजनीतिक विश्लेषणों का चुनावों तक, चुनाव परिणामों तक सीमित हो जाना क्या विश्लेषण को कहीं से कमज़ोर नहीं कर देता है या अपर्याप्त नहीं बना देता है? मुझे लगता है कि हमको अपने आयाम को, अपने क्षेत्र को और थोड़ा विस्तृत करना चाहिए, थोड़ा और विस्तार देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे अप्रिय बात भी हो सकती है, जिसको व्यापक स्वीकृति नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर अकेले पड़ जाने के डर से या असहमति के डर से अगर हम वह नहीं बोल पाएँगे, जो बोला जाना ज़रूरी है, तो एक बहुत ही घातक परिणाम इसके आ सकते हैं। देखिए, आज हो क्या रहा है? ये वोट बैंक की राजनीति जो है, अब हिंदुत्व की राजनीति जिस अस्थायी बहुमत के जुगाड़ की राजनीति करती है, वह धर्म के आधार पर और नाना तरह का उसमें वो कौशल करती है, लेकिन मुख्यतः वो वोट बैंक के लिए हिंदुत्व की राजनीति धर्म को अपना आश्रय बनाती है। अब देखिए कि वो हमेशा युद्ध का एक वातावरण बना रहता है, एक वोट युद्ध का। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय में शासन में है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसकी जो राजनीतिक शैलियाँ हैं, वह कुछ इस तरह से है कि जैसे हम युद्ध में हों। क्योंकि युद्ध की स्थिति होने से लोगों में एकता की भावना आती है। अब युद्ध के लिए दुश्मन चाहिए, तो दुश्मन कौन है? तो दुश्मन के रूप में वे मुसलमानों को चिन्हित करते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, इनसे खतरा है देश को, संस्कृति को, भारत को इनसे खतरा है। इस तरह दुश्मन निर्धारित करके राजनीति को अपना वो साधते हैं और इससे उनको लगता है कि अस्थायी बहुमत का उनको जुगाड़ हो गया और इसके आधार पर ये चलते रहेंगे। अभी देखिए कुंभ को लेकर के बार-बार गिन रहे हैं कि 56 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 59 करोड़ लोगों ने स्नान किया। क्या व्यवस्था थी, पानी का स्तर क्या हो गया है, इन सब से हमारी सरकारें लापरवाह है, उसे सिर्फ संख्या की चिंता है और उन्हें लगता है कि जो 56 करोड़ 59 करोड़ हैं, ये हमारे मतदाता होंगे, ये हमें मत देंगे निश्चित रूप से। तो ये एक अजीब तरह की ये है। दूसरी तरफ हम जब देखते हैं वोट की राजनीति की तरफ, जो जातीय आधारित संगठन हैं वे भी अपनी जाति के जो नेता हैं उनके, वो समझते हैं कि हमारे जाति के सारे सदस्य हमारे कहने पर निर्भर हैं। हम जो उनको कहेंगे, वही वो करेंगे। हम वो जिनको वोट डालने के लिए बोलेंगे, उन्हीं को वो वोट करेंगे। हम जो राजनीति उनको समझाएँगे, वही राजनीति वो समझेंगे। देखिए, एक बात तो सच है कि भारत की राजनीति में या भारत की संस्कृति में जाति एक सच्चाई है। और उस सच्चाई से इनकार किया नहीं जा सकता है और वो सामाजिक संरचना में वह फैला हुआ है। यह ठीक है कि कोई अगर हिंदू है तो बिना जाति के हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई किसी जाति का है तो वह हिंदू धर्म के अलावे और किसी दूसरे धर्म का हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरे धर्म में तो जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो कैसे होगा? तो जब हम जाति आधारित राजनीति करते हैं या उसके आधार पर वोट बैंक तैयार करते हैं, तो असल में हम हिंदुत्व की राजनीति के हाथों ही खेलते हैं। और ऐसा लगता है कि जो अस्थायी वोट बैंक, अस्थायी बहुमत को जुगाड़ करने का यह जो तरीका है, यह भारतीय जनता पार्टी का तरीका है और उसी तरीके से वह काम करती है। और अगर विपक्ष की राजनीति भी वही काम करने लगे, तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। अभी दिल्ली में चुनाव का नतीजा सामने आया, माननीय रेखा गुप्ता जी, अतीत की बात छोड़िए, माननीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी।
अब मीडिया में या हम लोगों ने भी ये कहना शुरू किया कि अब महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। क्या यह बात सच है कि महिला के मुख्यमंत्री बनने से या प्रधानमंत्री बनने से महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार होता है? अब मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा होता तो पुरुष लोग जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो पुरुषों की स्थिति में सुधार होता, कोई बेरोजगारी नहीं होती, सबको बड़ा सम्मान होता। ये इस तरह की बातें एक बहुत हल्की बातें हैं, क्योंकि शासन न महिला है न पुरुष है। जब आप मुख्यमंत्री पर हैं या प्रधानमंत्री के पद पर हैं, तो वहाँ पर आप व्यक्ति को वो लिंग निरपेक्ष जेंडर फ्री वो जगह है, तो हमें इस ढंग से ही देखना चाहिए, इससे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में ये आता है, फिर हम ये देखते हैं कि महिलाओं ने किनको वोट दिया, किस जाति ने किसको वोट दिया, और हम इसका अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगा करके अपना विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। इससे वोट की राजनीति मजबूत होती है। अभी राहुल गांधी गए थे अपने चुनाव क्षेत्र उनका रायबरेली। रायबरेली में उन्होंने एक सवाल के जवाब में बहुत ही सहज भाव से एक असहज करने वाली बात कह दी, ऐसा लोगों को लगता है। और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी, इंडिया गठबंधन की कोशिश थी कि बहन मायावती आ जाए, इसी आशय का शब्द था कि इंडिया गठबंधन में योगदान करें ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान हो जाए। लेकिन वो नहीं आ पाई। अब नहीं आ पाई तो काम थोड़ा बढ़ गया, मुश्किल हो गया। अब इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि नहीं, राहुल गांधी इस तरह का आशय था कि झूठ बोल रहे हैं और उनकी राजनीति ये है, ए टीम बी टीम सब तरह की बात कांग्रेस राहुल गांधी की तरफ से भी आई, उनकी तरफ से भी आई। ये ए टीम बी टीम का जो कंसेप्ट है, यह कंसेप्ट ही बिल्कुल गड़बड़ है। हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब मामला देखिए कि अगर वो दिल्ली में अगर चुनाव हार गए और उसमें कांग्रेस की भूमिका देखती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन चुनाव हार गया उसमें वो अपनी भूमिका क्यों नहीं देखती हैं? कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से इन्होंने, अन्य लोग भी बात कर सकते थे, खुद राहुल गांधी ही बात करें यह जरूरी तो नहीं था। इस समय में व्यक्तिगत अहम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर देश के हित के बात सोचने की जरूरत है। लेकिन हमारे राजनेता उधर कम ही ध्यान दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, पहले अपने इसको देखिए, व्यक्तित्व की गरिमा की रक्षा तो हर हाल में होनी चाहिए और हर किसी के व्यक्तित्व की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। जिन मुद्दों पर वो बोलती हैं, जिन जो दावा करती हैं कि हमारा वोट बैंक है, लोग भी मानते हैं कि ये उनका वोट बैंक है और उस हिसाब से वो अपना राजनीतिक एजेंडा तय करते हैं। लेकिन पिछले दिनों ऐसा देखा गया कि ऐसे जो मुद्दे आए कई, उन मुद्दों पर बात करने के लिए या उन मुद्दों पर हस्तक्षेप के लिए वो कभी आगे नहीं बढ़ी। वो आगे अगर नहीं बढ़ती हैं तो बहुत मुश्किल है। अब उदित राज जी ने एक बयान दे दिया बहन जी के खिलाफ, तो उदित राज जी ने एक बयान दे दिया, तो अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इसकी जवाबदेही लें। अरे उदित उदित राज जी ने अगर बयान दिया है और दिया है, बहुत खराब बयान है, ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को या कांग्रेस को क्यों कटघरे में खड़ा करें? हाल ही तक तो, कुछ दिन पहले तक तो उदित राज भारतीय जनता पार्टी में ही थे। और दूसरी बात है कि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो अन्य दलित नेता क्यों नहीं बोलते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं बयान देना चाहिए? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर इस जाति के आधार पर इस वोट बैंक की राजनीति का एक और चक्कर है। अब मुलायम सिंह यादव बिहार में उतने प्रभावी नहीं है, यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और न मानने में ही कोई दुविधा होनी चाहिए। उसी प्रकार लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार में बहुत बड़े नेता रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं है। तो उनका तो जाति लगभग एक ही है, क्षेत्र का अंतर है, राजनीतिक परिसीमन का अंतर है, तो उसका इतना बड़ा असर, इतना बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। तो ये बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना। और वोट बैंक की राजनीति से हमें निकलना ही होगा। हम किसी भी तरह से, हमारे नागरिकों को चाहिए, हमें चाहिए, जो राजनीतिक विश्लेषक उनको चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति अंततः वही राजनीति है जो लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करती है, लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुरूप नहीं है,
जो नागरिक को बंधुआ या बंधक बना करके सोचती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र को बहुत क्षति हुई है। और यह ठीक है कि इसके लिए सिर्फ किसी एक दल को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर विनेबिलिटी, अगर जीत की शक्ति, जीतने की क्षमता, महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की स्थिति, ये अगर इतनी आगे बढ़ेगी तो बड़ा मुश्किल होगा। अब बिहार में अभी चुनाव हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि विभिन्न जातियों के सम्मेलन हो रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये काम सामाजिक स्तर पर होना चाहिए। राहुल गांधी की मुसीबत ये है कि जो जाति आधारित राजनीति है, उनमें भी वोट बैंक के लिए जो एकता चाहिए, उसके लिए जो एक दुश्मन चाहिए, तो उनके 2 दुश्मन उन्होंने भी निर्धारित कर रखे हैं। एक दुश्मन है ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण, और दूसरे दुश्मन है उनके, मान लीजिए कि अन्य जातियां। अब लेकिन हिंदू मुसलमान में जो विरोध खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम रहती है, उसे वोट आधारित राजनीति करने वाले उस पर सक्षम नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बसावट है, उनकी जो सांस्कृतिक धाराएं हैं, वो एक साथ रहती हैं। तो वो अन्य जातियों का भय दिखा करके बहुत सारी छोटी-छोटी जातियों को, इसलिए जो उनके साथ समायोजित न हो सकी, वो अन्य जातियों में अन्य जगह चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चली गई, क्योंकि वो सत्ता में थी। आप उनके जो नेतृत्व हैं, वो चले गए। इस समय में हम एक नागरिक की तरह हमें सोचना चाहिए, और जो दायित्व है, देखिए बाबा साहब ने संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि संविधान से तो ब्राह्मणवाद भी समाप्त है और जातिवाद की बुराइयां भी समाप्त है, शोषण भी समाप्त है संविधान में। इसीलिए कोई संविधान को अगर कोई लड़ाई है, तो संविधान के इन प्रावधानों को बचाने की ही लड़ाई है। लेकिन असल लड़ाई सामाजिक क्षेत्र में है कि समाज में इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे अभी जाति सम्मेलन हो रहे हैं, उन जाति सम्मेलनों में इस तरह की बात होनी चाहिए कि कैसे जातियों के बीच में समन्वय स्थापित हो। अब तो जाति तोड़ने की कोई बात नहीं करता है, लेकिन लोगों का सम्मान कैसे सुरक्षित हो, एक दूसरी जाति में आपस में सहयोग और सहकार कैसे विकसित हो, अगर कोई विपरीत घटना घटी है तो उसे रोकने के क्या प्रयास किए जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति की मुश्किल यही है कि उसने धर्म की राजनीति कभी उस ढंग से की नहीं, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बेधड़क करती है, और जाहिर है कि ये उनके हाथ से मुद्दा छूट गया। जाति की राजनीति भी उन्होंने नहीं की, इसलिए उनका कोई जाति नेता नहीं है। आदरणीय खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दलित हैं, लेकिन उनकी छवि दलित नेता के रूप में कभी नहीं रही, आज भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वे उस समुदाय के लिए लगातार काम करते रहे हैं। अभी बाबू जगजीवन राम को याद किया जाना चाहिए। पिछले दिनों दलित समुदाय की तरफ से यह बात आई, उनके बड़े विद्वान ने राहुल गांधी के सामने ही इंदिरा गांधी जी का पत्र दे करके कहा कि इमरजेंसी में दलितों का बड़ा भला हुआ। उन्होंने कुछ उदाहरण गिनाए, और इसके इमरजेंसी का जब विरोध होता है या उसकी जब हम आलोचना करें, तो उस ढंग से उसको सोचें, उनके बाद अपनी तर्क पर उनके पास अपने तर्क थे कहने के। लेकिन बाबू जगजीवन राम क्या इमरजेंसी के दौरान हुए दलितों के इस लाभ से अवगत नहीं थे? लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाया। बाबूजी कांग्रेस से निकल गए और फिर कांग्रेस की हालत हो गई कि मत पूछिए। अब नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, वो इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी के राज के समय में, वो सबको मालूम है। लेकिन बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती रही और वह उस बात को नहीं साध पाई। बाद में मंडल की राजनीति और भी कई राजनीति, कमंडल की राजनीति, इसने हमारे पूरे समाज को तहस नहस करके रख दिया है। हमें बार बार सोचना होगा कि हमें वोट की राजनीति नहीं करनी है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो अपने हिसाब से इस बात को सोचे। हम सोचें कि हमारे राजनीतिक पक्ष में, प्रशासकीय पक्ष में कौन हमारा हित साधन कर सकता है, किसके वायदे चाहे जो हों, इरादे किसके ठीक हैं। वायदों से अधिक इरादों पर हमें ये ध्यान देना होगा, और जब हम इरादों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह काम कर पाएंगे।
मुझे पूरा भय है, आशंका है, मैंने पहले भी संकेत किया है कि अगर इसी तरह की राजनीति रही, अगर नागरिक समाज बहुत सचेत न हुआ, तो राहुल गांधी आस्ते-आस्ते अकेले पड़ जाएँगे। अगर अकेले राहुल गांधी अगर अकेले पड़ जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। कांग्रेस के अतीत हैं, कांग्रेस ने भी कई भूलें की हैं। राहुल गांधी मनुष्य है तो भूलें होंगी। राहुल गांधी भी भूल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? लेकिन फिलहाल जो बचने का रास्ता है, जो निकलने का रास्ता है, वो यही रास्ता है कि हम वोट बैंक के की राजनीति के दुष्प्रभाव से अपने लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। एक नागरिक की तरह सोचें। बाबा साहब ने कहा था, हमें एक भारतीय की तरह सोचना चाहिए। पहले हिंदू, पहले ब्राह्मण, पहले मुसलमान की तरह नहीं सोचना चाहिए और पहले और आखिरी दोनों ही रूप में सिर्फ और सिर्फ भारतीय की तरह सोचना चाहिए। यही वह वक़्त है जब हम सबको सिर्फ यह सोचना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत के हित में, भारतीयों के हित में, हमारे हित में किनके इरादे सही हैं। तो आप लोग भी इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे कि वोट बैंक की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ है या अशुभ है। उस हिसाब से आप अपना नागरिक निर्णय लेंगे। सामने कई चुनाव हैं, आएँगे और जाएँगे। चुनावी विश्लेषण तो होते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण भी होना ज़रूरी है। जी मिलते हैं फिर। धन्यवाद और नमस्कार।